प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलिएगा आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ये बालकृष्ण भट्ट कौन है भाई? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगर जन्म पूछे तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? निधन हुआ था। और हमसे निधन पूछा गया है, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा और आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। देखो, दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब आप बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो रसातल यात्रा, दमयंती स्वयंवर और रेल का विकट खेल, ये सारे के सारे इन्हीं की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चा पार्टी। सारे बच्चे याद रखोगे। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? तो 1867 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, मवाद या फिर धुआं? और ये प्रश्न अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल पूछा गया, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में इन्हें रखा गया। किन्हें? तो बालकृष्ण भट्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का जितने भी बच्चे ए को लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा और सभी प्रश्नों का आंसर लगाते चलना। ओके, उसके बाद बच्चा पार्टी मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। देखिए, 6 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 7 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है? तो उसने कहा था है सुखमय जीवन भी है और बुद्धू का कांटा भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखोगे। और एक बार ऐसा आया था कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है बच्चा पार्टी? तो 1915, ये याद रखिएगा। और ये दोनों जो है ये 1911 में प्रकाशित हुआ था, ये नहीं आया है लेकिन याद रख लेना आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल पूछा गया, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और मूल निवास जो है वो है हिमाचल का कांगड़ा में, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी की पात्र है मेरे भाई। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह जो है ये इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हर हाल में याद कर लेना है इस 200 ऑब्जेक्टिव को। चलिए, अब देखिए 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। 11 नंबर सवाल है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के थे। एक बार ऐसा पूछा गया था कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? भाई मामा लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जी, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया? किसने? बताओ जल्दी जल्दी से। वो किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या
क्या है, तो आपको भी पता होगा तिरीच जो है उदय प्रकाश की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना, जो कि एक प्रकार का क्या है, जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है एक प्रकार का भाषण है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल पूछा गया है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 16 नंबर सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो बुढ़ापा भी थी और बीमारी भी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का ए लगाओ बच्चा, पार्टी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर सवाल है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो रचना है एक प्रकार का भाषण है और ये लिखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो बच्चों एक प्रश्न आप लोगों से रहा, बताओ जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। एक बार जल्दी जल्दी से चैट करके बता दो, जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो बहुत अच्छे, बाउल लगाना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 19 नंबर सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो भाई देख रहे हो नर और नारी की बात हो रहा हो तो वो हमारा अर्धनारीश्वर से लिया गया है। 19 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं, बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पाठी। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में कौन रहे थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो शंकर और पार्वती का इसमें कल्पित रूप है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 21 का सी हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो 22 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 22 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा, तो आप लगाओगे कौन सा है बच्चा पार्टी, तो आप लगा दो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती और महेश्वर के संतान का नाम था टीटी। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो फिर 26 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है और यह रोज चैप्टर में आया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रोज एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। याद रख लो, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वो 1924 में प्रकाशित हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक प्रश्न आप लोगों से रहा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, एक बार चैट सेक्शन में लगा दो अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो आप लगाओगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके चलो 28 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था। हमने बताया है मालती के पति का नाम महेश्वर था। राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पूछा गया, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्रसभा नामक नाटक लिखा था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 30 नंबर सवाल है, अज्ञे का
जन्म कब हुआ था? अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था? निधन हो गया था। ये भी आप लोग याद रख लो। ओके, चलो 31 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 31 नंबर सवाल है, भगत सिंह निम्न में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह जो थे वो पंजाब के थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 32 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? आपको भी पता होगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ओसदानी राह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। हमसे पूछा गया भगत सिंह के बारे में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र जो है, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो वो लिखा है सुखदेव को। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह जो थे वो 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए पूछा क्या गया है। 36 नंबर सवाल है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर। 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। क्या था बच्चा पार्टी? अर्थशास्त्र का विद्वान। और बच्चा पार्टी आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करते चलना आप लोग, और इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो तो डेली शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे ज्वाइन करो हमारे साथ, एकदम मजा आ जाएगा भाई, नंबर तो आ जाएगा। देखो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान। चलो 38 नंबर सवाल देखिए, आपस में धागर जो है किस भाषा में बात करते थे? आपस में धागर जो थे वो मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? तो ओ सदानी राह जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। क्या होता है बच्चा पार्टी? जंगलों का कटना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 का ए लगाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? माथुर जी कहने का अर्थ है कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार के। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 42 नंबर सवाल पूछा गया, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो एक प्रकार का क्या है? निबंध है और ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 43 नंबर सवाल पूछा गया, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने क्या है? एक प्रकार का नाटक है और नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है बच्चा पार्टी? जगदीश चंद्र माथुर। चलो फिर 44 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की मां जो है एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। सारे बच्चे याद रखोगे, जितना भी मैं अलग से बोल रहा हूं इसको भी आप लोग याद रख लेना, कहीं ऐसा वाला प्रश्न आ गया तो छोड़ के मत आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल है, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्या मांगता है बच्चों? पानी। करेक्ट आंसर ये भी ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 47 नंबर सवाल है, सिपाही की मां
एकांकी जो है ये किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ जो लिया गया, ये लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी भाई 14 वर्ष की थी, आपको भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिपाही की माँ चैप्टर का ये प्रश्न है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था बच्चा पार्टी? मदन मोहन गुगलानी। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखिए। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक का जो नाम है वो है नामवर सिंह। कौन है बच्चा पार्टी? नामवर सिंह। एक प्रश्न यहां से और भी आया था कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? वे नामवर सिंह ही थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए। रामधारी सिंह दिनकर के ललित निबंध का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर नहीं भाई, नामवर सिंह है। और नामवर सिंह के ललित निबंध का जो नाम है वो है बकलम खुद। क्या है बच्चा पार्टी? बकलम खुद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 52 नंबर सवाल है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का जो नाम है वो है नामवर सिंह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ आपके एग्जाम में। चलिए 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से लगातार पूछे गए सवाल है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था कब? 1971 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना? दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है ये रचना है नामवर सिंह की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी परंपरा की खोज आए, वाद विवाद संवाद आए, या फिर और भी आए, कविता के नए प्रतिमान आए, पृथ्वीराज रासो की भाषा आए, ये सब क्या है? ये नामवर सिंह की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो 56 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 56 नंबर सवाल है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप जो रचना है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? तो सुखवीर नाम था। क्या था बच्चा पार्टी? सुखवीर। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फिर 58 नंबर सवाल को देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित दलित आत्मकथा में शीर्षक पाठ कौन है? निम्नलिखित में कौन सा है जो दलित आत्मकथा का शीर्षक पाठ है? तो वो हमारा जूठन हो जाएगा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी। ये जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? वो लेखक के पिताजी थे। क्या थे बच्चा पार्टी? लेखक के पिता थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब लेखक जो है वो स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो लेखक के पिताजी देख लेते हैं और बोलते हैं मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? बोलेगा कि मुंशी जी कौन है? तो लेखक है। लेखक के पिताजी जो है वो लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। ये भी आप लोग याद रख लो। चलिए 60 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। 60 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह पोता था सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका पोता था बच्चा पार्टी? सुखदेव सिंह त्यागी का। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। 62 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने किया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ये भी आप लोग याद रखना, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो लगा के आना। ओके चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। और यह जो लाइन है, ये कथन जो है ये किस लेखक का है ये बताओ। तो ये मल्य जी के द्वारा लिखा गया है। 64
64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है जो कि मलिया जी के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब जो होगा वो 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल देखिए, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे इसका सही जवाब? तो आप लगा दो कौन सा? मलियज जी का जन्म होता आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो कृषि मंत्रालय में। 67 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 68 नंबर सवाल है, मलियज के पिता का नाम क्या था? मलियज जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चा पार्टी? तो मलियज जी के पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। माता जी का जो नाम था वो क्या था बच्चों? प्रभावती, याद रख लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 69 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो हो सकती है वो चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, उदय प्रकाश के माता जी का नाम क्या था? उदय प्रकाश के माता जी का जो नाम था वो क्या था बताओ? तो गंगा देवी, और पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। 70 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? निम्न में कौन सी रचना है जो उदय प्रकाश की रचना है? तो आप लगाओगे अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, पीली छतरी वाली लड़की। इनमें से सभी ये सारे के सारे क्या है? उदय प्रकाश की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? तो वो दिनमान के संपादन विभाग में कार्य किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किसने? तो उदय प्रकाश ने। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 73 नंबर सवाल है, तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? वो हमारा नीलकंठ है। सही जवाब सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 74 नंबर सवाल देखिए। 74 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? उदय प्रकाश का जन्म स्थान बता दो जल्दी जल्दी से आप लोग। 74 नंबर सवाल का जवाब तो वो है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से। 75 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का जो संबंध है वो किससे है? तो कहानीकार के पिताजी से है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर 76 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा जो पाठ है वो एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, और ये लिखा किसके द्वारा गया है बच्चा पार्टी? ये लिखा गया है जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 77 नंबर सवाल है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? माँ की जब मृत्यु हुई थी तो जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? आप बताओगे तो वे थे 10 वर्ष के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहां पर भय हो, जहां डर हो, वही नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 78 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्या पूछा गया, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता देती है भाई। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए। 80 नंबर सवाल है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम क्या है बच्चा पार्टी? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, या फिर उसके बाद आए द ओनली रिवॉल्यूशन आए। तो ये दोनों रचना जे कृष्णमूर्ति की ही रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 81 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 81 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था बच्चा पार्टी? एक बार लगा दो जल्दी जल्दी से। 81 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर कौन सा? जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए लगा लो 81 का। अगर ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। अगला नंबर सवाल देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 में। यह अनुमान लगाया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वो 82 का जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है। 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया। कौन
कौन सा होगा? सूरसागर हो जाएगा। ये सूरसागर जो लिखा गया है, ये लिखा गया बच्चा पार्टी किसके द्वारा? याद रखोगे, सूरदास जी के द्वारा ये लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल है, जायसी जी के पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, और इसको मलिक राजा अशरफ भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर 85 नंबर सवाल देखिए। 85 नंबर सवाल है, जायसी के काव्य की कौन सी भाषा थी? मलिक मोहम्मद जैसी अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 का क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 86 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं सूरदास। सगुन भक्ति धारा के कवि कौन है बच्चा पार्टी? सूरदास। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल पूछा गया है, जागिए ब्रजराज कुमार कवल कुसुम फूले, और यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? तो यह है सूरदास के पद से। ये इसमें कृष्ण जी को जगाया जा रहा सुबह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल पूछा गया है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। किसकी अभिरुचि थी बच्चों? सूरदास की अभिरुचि थी। 88 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखिए, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि जो है वो क्या है बच्चा पार्टी? 1478 में, और 1583 में क्या हुआ था बच्चों? निधन हो गया था। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम माना था कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल देखिए। 92 नंबर सवाल है, कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास की कौन सी रचना है बता दो। आप लगाओ सर सूरसागर, तो सूरदास की रचना। साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना। सूर सरावली भी सूरदास की रचना। तो इनमें से सभी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा 92 का। चलो 93 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या है बच्चा पार्टी? रामचरितमानस। 93 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखोगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल है, बरवे रामायण किसकी रचना? बताओ जल्दी जल्दी से, बरवे रामायण किन की रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 95 नंबर सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? काशी में 15 वर्षों तक तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 96 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है। बताओ कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो आप लगाओगे सर अष्टयाम जो रचना है ये तो नाभादास की रचना है। किसकी रचना बच्चा पार्टी? ये नाभादास की रचना। तो ये कैसे होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखिए। 97 नंबर सवाल है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखो अगर शिक्षा गुरु पूछे तो शेष सनातन लगाना, अगर दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास को लगाना। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो वो हमारा कवितावली है जिसको हनुमान बाहु के जो है उसका एक अंग माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। 99 नंबर सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी ब्रज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो जी 100 नंबर सवाल रहा आपके सामने। बताओ 100 नंबर सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि है बच्चों। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर सवाल का जवाब ए लगाए हो आप लोग, तो बहुत अच्छे। चलो बच्चा पार्टी अब आगे बढ़ते हैं 101 नंबर सवाल की ओर। पहले उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी से कर लेना और क्लास को लाइक कर देना। उसके बाद स्टार्ट करते। चलो 101 नंबर सवाल देखिए फटाफट से कर लेते हैं भाई। देखो 101 नंबर सवाल है, छप्पा क्या होता है? छप्पा जो है नाभादास की रचना और ये छंद है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अब 102 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। 102 नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र
क्षेत्र क्या था? नाभा दास का जो काव्य रचना क्षेत्र था वो क्या था बच्चा पार्टी? वृंदावन था। 102 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलिए 103 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? बताओ, कबीर जो है हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 103 का। चलो 104 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभा दास। भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है बच्चा पार्टी? नाभा दास नाम है। 104 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे बच्चे लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाए हो। ओके चलिए 105 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, नाभादास किसके शिष्य थे? अगर शिष्य की बात हो तो स्वामी अग्रदास के ये शिष्य थे। अगर नाभादास किसके समकालीन थे, समकालीन की बात हो तो वो तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए 106 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, भूषण का जीवन काल क्या है? भूषण का जन्म जो हुआ था वो 1613 में जन्म हुआ था। क्या हुआ था बच्चा पार्टी? 1613 में जन्म हुआ था और 1715 में क्या हुआ? निधन हो गया। ये भी याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 107 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, भूषण की कविता कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो भूषण जी की कविता है? तो कवित्व वाला कविता जी ये भूषण की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है, अधिनायक रघुवीर सहाय की है और छप्पय नाभादास की है। तो ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 108 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, 108 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि है। कौन से बच्चा पार्टी? वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर सवाल देखिए, 109 नंबर सवाल है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। 109 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी 110 नंबर सवाल देखिए, 110 नंबर सवाल है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। चलो 111 नंबर सवाल देखिए, भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखोगे। 111 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 112 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, 112 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चा पार्टी? साहू जी नाम था। 112 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 113 नंबर सवाल देखिए, 113 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि? एकदम छायावादी कवि का नाम बताओ ना जी। तो वो है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 113 नंबर सवाल का जवाब। चलिए 114 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, 114 नंबर सवाल है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 114 नंबर सवाल का जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखोगे आप लोगों के। चलो 115 नंबर सवाल देखिए, 115 नंबर सवाल है, आंसू किसकी रचना है? आंसू आए, झरना आए, कामायनी आए, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना। भाई घबराना नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लगाते चलो आंसर को। चलिए 116 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, 116 नंबर सवाल है, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो तरसती है वो तरसती है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 117 नंबर सवाल देखिए, 117 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? जयशंकर प्रसाद खरी बोली में काव्य रचना की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 117 का, याद रखोगे आप लोग। चलिए 118 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था कौन सा? देवी प्रसाद साहू नाम था। क्या बच्चा पार्टी? 118 नंबर सवाल का जवाब बता दो जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छे। चलिए 119 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। चलिए 120 नंबर सवाल देखिए क्या
पूछा जा रहा है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो माँ कहती है कि ठंड ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। आपको पता होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, ठंड ना लग जाए इस भय से, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 121 नंबर सवाल पूछा गया आपके सामने, बताओ 121 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, पहले भी हमने बता चुका है और अभी भी बता दे रहा हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलिए 122 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है पूछ दिया गया आप लोगों से, तो आप लगा लो सभा के खेल जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 123 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 124 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये उषा चैप्टर से लिया गया है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 125 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने, और ये लिखा गया किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। 125 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर नामवर सिंह ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना थी वो दूसरा सप्तक में आनी शुरू हुई थी। एक बार बच्चा पार्टी बता दो दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लगाओगे सर 1951 में हुआ था, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? निम्न में कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? तो उदिता लगा दो, सही जवाब सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, 129 नंबर सवाल पूछा गया, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं के रचयिता कौन है बता दो जल्दी जल्दी से। 129 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बच्चा पार्टी आप लगाओगे सर शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, तो करेक्ट आंसर सी ही तो लगाएंगे। चलो 130 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 130 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन सा है बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 131 नंबर सवाल को देखो क्या कह रहा है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था? मुक्तिबोध जी यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो हिंदी में एमए किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा? 132 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में, वो हुआ था कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलो 133 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो था नया खून का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और नया खून जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो 134 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, एक साहित्य की शायरी, एक साहित्य की शायरी जो रचना है ये किसकी रचना है ये बताना है आप लोगों को। बताओ 134 नंबर सवाल का जवाब, तो ये रचना है मुक्तिबोध की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखोगे। ओके चलिए 135 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, 135 नंबर सवाल पूछा गया, मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? कौन सी कविता भाई? गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, गांव का घर, ज्ञानेंद्रपति, उषा, शमशेर बहादुर सिंह और अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 136 नंबर सवाल देखिए, हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना जो है वो किस कविता का पात्र है बच्चा पार्टी? तो वो है कौन सा? अधिनायक का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट से लगा दो, बड़ा ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे का पता चल जाएगा आप लोग 200 में कितना सही कर पाते हो। आज ही देखते हैं आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए 137 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक व्यंग्य कविता है भाई, और जो कि लिखा गया किसके द्वारा आपको याद होगा, ये लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। अधिनायक किसके द्वारा बच्चा पार्टी? रघुवीर सहाय के द्वारा ये लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 138 नंबर सवाल पूछा गया, दूसरा
दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे? देखो दूसरा सप्तक के 7 कवियों में हमारे सिलेबस से मात्र 2 ही कवि है। एक हमारा कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी है, दूसरा रघुवीर सहाय जी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है तो रघुवीर सहाय है ना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर सवाल पूछा गया, ज्ञान लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है ये किसकी रचना है बता दो? ये रचना है हमारे रघुवीर सहाय की, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 140 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है हरचरना क्या पहने था? वो पहने हुए थे कौन? फटा सुथन्ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखोगे 140 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 141 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय 20वीं सदी के रचनाकार है बच्चा पार्टी। 141 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 142 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना अधिनायक रघुवीर सहाय की है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना और हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 143 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, देखो हम जिस एनर्जी से स्टार्ट किए थे क्लास को उसी एनर्जी में अभी तक बरकरार है, लेकिन सारे बच्चे आंसर को नहीं लगा रहे, इसका मतलब एनर्जी कम हो रहा है और सभी बच्चे क्लास को भी अभी तक लाइक नहीं किया। मजा नहीं आ रहा भाई, फटाफट से क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। देखो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था ये बताओ आप लोग? तो वो दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन दिया गया था बच्चा पार्टी? साहित्य अकादमी का पुरस्कार, इसीलिए याद रखोगे। ओके 143 नंबर सवाल का जवाब जो लगाए हो बहुत अच्छे। देखो ये रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो दिया गया था ये 1992 में दिया गया था और ये दिया गया था 1997 में, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर सवाल पूछा गया, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा नौकर की कमीज, कौन सा होगा भाई? नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। चलो 145 नंबर सवाल देखिए, 145 नंबर सवाल है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? समझाती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है बच्चा पार्टी? समझाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 146 नंबर सवाल देखिए, 146 नंबर सवाल है, समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय जो रचना है ये किसकी रचना है बता दो जल्दी जल्दी से। 146 नंबर सवाल का जवाब ये रचना है अशोक वाजपेयी जी की रचना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 147 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो वे रहे हैं अशोक वाजपेयी जी। 147 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 148 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? हार जीत गद्य कविता है भाई, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। चलिए 149 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। माताजी का नाम था निर्मला देवी, याद रख लो। माताजी का नाम क्या बताया हमने बच्चा पार्टी? याद रख लो, निर्मला, निर्मला देवी, याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, और भी 50 प्रश्न बचे हुए बच्चा पार्टी, एकदम ध्यान से देखो। देखो घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश जो ये किसकी कृति है ये बता दो आप लोग? ये रचना है अशोक वाजपेयी की, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, इसलिए जरूर याद रख लो, दिमाग में एकदम सेट कर लो। चलो 151 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 151 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। चलो 152 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है, 152 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था बच्चा पार्टी वो कहाँ हुआ था जल्दी जल्दी से बताओ? पथरगामा गोड्डा झारखंड में। कहाँ हुआ था बच्चों? पथरगामा गोड्डा झारखंड में। चलो 153 नंबर सवाल पूछा गया है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए थे? बताओ तो ये हुए थे कारा अधीक्षक के पद पर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 154 नंबर सवाल देखिए, 154 नंबर सवाल पूछा गया, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि माने जाते हैं? ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया है दास वाले जितने भी आते वे सारे के सारे भक्ति काल में है, भूषण जी रीति काल में है, और जितने भी बच गए सारे के सारे आधुनिक काल में है। इतना हमने बता दिया। ओके चलो 155 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, 155 नंबर सवाल है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। चलिए
156 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक जो किसकी रचना। एक चक्रा नगरी एक प्रकार का काव्य नाटक है और ये लिखा गया किसके द्वारा बताओ। ये लिखा गया ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलिए 157 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है। रस्सी का टुकड़ा गाई डी मोपासा जी के द्वारा लिखा गया है। 157 नंबर सवाल का क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा गाई डी मोपासा जी के द्वारा लिखा गया। चलो 158 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 158 नंबर सवाल है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी, तो वो थी गोदरवील के चौराहे पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखिए। 159 नंबर सवाल है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। अंतोन चेखव जो थे ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ दिया गया बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 160 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पेशगी के लेखक कौन है। पेशगी के लेखक का नाम बताओ जल्दी जल्दी से। तो पेशगी के लेखक का जो नाम है वो कौन सा है, तो हेनरी लोपेज है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 161 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 161 नंबर सवाल है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है, तो वो हो जाएगा ब्राह्मी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 162 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 162 नंबर सवाल है, हिंदी की लिपि क्या है। ये तो सबको पता है कि सर हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। चलो 163 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 163 नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। लिटुर साणांग मूर्धा। हमने ट्रिक भी बताया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर ट वाला कुछ भी आए, ट आए, ठ आए, ड आए, ढ या फिर मूर्धन्त न आए, सबका मूर्धा ही हो जाएगा। ट वाला में तालु होता। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 164 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 164 नंबर सवाल है, द का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताओ द का उच्चारण स्थान, तो वही त था द ध वाला आया, दंत लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। 164 का क्या होगा बच्चा पार्टी, द लगा रहे हो, दंत लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलिए 165 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। अकुह विसर्जन या नान कंठ, यानी कि क वर्ण आए तो कंठ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर सवाल देखिए, किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, तत्सम कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 167 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 167 नंबर सवाल है, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। 100 का सत हो जाएगा। 100 का क्या होता है बच्चा पार्टी, सत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर 168 नंबर सवाल पूछा गया, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो होता है वो हमारा कौन सा होगा, पुरुष। गलत है, क्योंकि हमारा जो पुरुष होता है बच्चा पार्टी वो ऐसे होता, तो ये हो जाएगा। परीक्षा कैसे होता है, परीक्षा होने वाला है तो ऐसे ना होगा भाई। अब परिणाम कैसे होता है, परिणाम जो होता है वो हमारे ये वाला नो होता है। ये प्रशंसा सही है। 168 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 169 नंबर सवाल कह रहा है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कितना हुआ, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कितना हुआ, 3 हुआ। तो भाई सी को लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 170 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 170 नंबर सवाल है, भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। जो संस्कृत वाला बात होता है वो तत्सम शब्द में आता है, जैसे भिक्षा हुआ। उसके बाद और भी कुछ बता दो बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से, कोई भी एग्जाम्पल अगर याद हो तो बताते चलना। ओके चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखिए। 171 नंबर सवाल है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। भाव के द्वारा व्यक्त हो। देखो मित्रता, मित्र हमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है वो हमारा मित्रता है। हमारे लिए वो क्या सोचते हैं, वो मित्रता का भाव जो है ये भाव के द्वारा प्रदर्शित होता है। चतुराई, चतुर आदमी दिख रहा है लेकिन उसके अंदर का चतुराई नहीं दिख रहा है। मिठास जो शब्द, देखे अगर कोई मिठाई मानो खा रहे हैं, वो जो मीठा लग रहा है हमको दिखाई नहीं ना दे रहा है, खाली मिठाई दिखाई दे, वो मिठाई है, कहीं वो खाने के बाद कुछ और लगने लगे। इसलिए वो जो हमें भाव के द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखिए। 172 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो आगरा जो शब्द है ये हमारा व्यक्तिवाचक है भाई, आगरा एक विशेष स्थान है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 173 नंबर सवाल है, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 173 का सी लगा रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए
अगला नंबर सवाल देखिए 174 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या 174 नंबर सवाल है पाठक शब्द क्या है। पाठक जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन उसी जगह अगर पाठक का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या लगाओगे, पाठिका हो जाएगा। ओके चलिए अगला नंबर सवाल 175 नंबर सवाल पूछा गया कुहासा में कौन सा लिंग है। कुहासा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं 176 नंबर सवाल है। 176 नंबर सवाल है चाय में कौन सा लिंग है। चाय में जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, स्त्रीलिंग हो जाता है। चलिए फिर 177 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। हमारा जो होता है वो हे होता है और अरे होता है। और देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, अरे है करेक्ट आंसर, सी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं 178 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। वो निश्चय ही जली है भाई, कौन सा होगा, निश्चय वाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 179 नंबर सवाल पूछा गया है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा ये बताओ। इसमें प्रश्न पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। 179 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 180 नंबर सवाल पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया प्रसंग का विशेषण क्या होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो वो हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। प्रसंग का प्रासंगिक होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 181 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पाठी, क्या पूछा गया दिन का विशेषण क्या होता है। दिन का हमारा दैनिक हो जाता है। दिन का क्या होता है बच्चों, दैनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी 182 नंबर सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों से साहित्य का विशेषण क्या होता है। साहित्य का जो विशेषण होता है वो हमारा साहित्यिक हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। फटाफट से लगा लो और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रिवीजन के तौर पे करो ना भाई, हिंदी में उतना टाइम लगाना इतना सरल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 183 नंबर सवाल पूछा गया अर्थ का विशेषण क्या होता है। अर्थ का विशेषण हमारा आर्थिक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, आर्थिक होता है। चलिए 184 नंबर सवाल का रहा है क्या, देखो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। एक हमारा सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा अकर्मक होता है, तो दो हुआ। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए 185 नंबर सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों से, क्या कह रहा है देखो अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। अब उपसर्ग लगा होना चाहिए। अब तो देख लो अब अवज्ञा, करेक्ट आंसर डी लगा लो। बहुत अच्छे, ये अवज्ञा में अब जो है ये उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 186 नंबर सवाल है सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुजोरवास, कौन सा, सुजोरवास बराबर सुवास होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल 187 नंबर सवाल है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग, अधिजोरकार, अधिकार। सही जवाब सी लगा लो। उपसर्ग हमारा पहले लगता है जबकि प्रत्यय बाद में लगता है, तो ये सब आपको पहले से पता है, इसमें समझाने की बात नहीं है। चलो 188 नंबर सवाल है 188 नंबर सवाल है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 189 नंबर सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों से हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखोगे आप लोग। चलिए 190 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या कोसों दूर भागना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि मतलब बहुत अलग रहना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 190 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखिए 191 नंबर सवाल पूछा जा हम लोगों से, देखिए हाँ, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होगा, चिरंजीवी हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 192 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ और गज हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, गज हो जाएगा। राइट आंसर ए है। चलो 193 नंबर सवाल है ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची होता है चतुरानन होता है। क्या होता है बच्चों, चतुरानन हुआ, लोकेश हुआ, पितामह हुआ, ये सब होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 194 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो पुरस्कार का विलोम क्या होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। क्या होता है बच्चों, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाता है। 194 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलिए 195 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 195 नंबर सवाल है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का क्या होगा, उल्टा शब्द है, दुर्भाग्य ही तो होगा। सही जवाब बी होगा।
चलो 196 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 196 नंबर सवाल है, जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? जीवन भर के लिए एक शब्द बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा? तो जीवन भर के लिए हमारा जो होता है वो आजीवन होता है। क्या होता है बच्चों? आजीवन होता है। 196 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 197 नंबर सवाल देखिए, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? निरीक्षक कहलाता है। निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक कहलाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो जी 198 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। क्या होता है? वाचाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 199 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? रीति का जो होता है वो रीतियां होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? रीतियां होता है। 199 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 200 नंबर सवाल है और हमने बताया था कि आज के क्लास में पूरे 200 ऑब्जेक्टिव करेंगे और हमारा वो पूरा हुआ। देखो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत की बात हो तो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में पूछा गया, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा कौन सा होता है बच्चा पार्टी? एक हमारा एक वचन होता है और दूसरा कौन सा होता है? ये दूसरा हमारा बहुवचन होता है। यही तो होता है बहुवचन होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा? बहु हो जाएगा। और कौन सा होगा? देखो भाई मोटा काहेला हो गया। देखो ये हमारा कौन सा होगा? एक वचन होता है और दूसरा में कौन सा होता है? बहुवचन होता है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, संस्कृत में होता 3, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। याद रखोगे आप लोग। चलो तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। डेली क्लास का हमारा टाइम जो है वो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है, तो जरूर ज्वाइन करोगे आप लोग। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।